हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर देख कर आओ, नहीं तो आपको इस वीडियो का कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्हू इस रैंक का हंटर है, ये न्यूज सबको पता चल जाती है। और हम देखते हैं कि ये न्यूज वैंग डोंग सुक को भी मिल जाती है। वैंग डोंग सुक कहता है, संग जिन्हू वो कमीना अभी भी जिंदा है। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिन्हू उस गोले को बेचने के लिए एक आर्टिफैक्ट की दुकान में जाता है। और ये वही गोला होता है जिसकी मदद से किसी भी फायर मैजिक को 2 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे वो बंदा उस आर्टिफैक्ट को चेक करता है, वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो बंदा कहता है, मैंने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी है। और वो उस गोले की पावर को मापने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी पावर को माप नहीं पाता। तो इस गोले की पावर है 100%। वो बंदा अपने मन ही मन कहता है, यहाँ तक कि मैंने सुन रखा है जो काबिल क्राफ्टमैन होते हैं उनके हाथ से भी बनाए गए वेपन की पावर 50% से ज्यादा नहीं होती। अगर यहाँ पर चोई चोंग होते तो वो इसे तुरंत खरीद लेते। उसके बाद वो बंदा जिन्हू से कहता है, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये आपको कहाँ से मिला? जिन्हू कहता है, ये तो मुझे डंजन में पड़ा हुआ मिला था। ये सुनकर दुकानदार को भी कुछ समझ नहीं आता। वो बंदा जिन्हू से कहता है, सर आप इसका क्या करना चाहते हैं? अगर आप कहें तो हम इसका ऑक्शन करा सकते हैं। जिन्हू कहता है, हाँ मैं बाद में आपको सोच के बताऊंगा। लेकिन जिन्हू के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो जल्दी से जल्दी डीमन कैसल को कंप्लीट करना चाहता था और होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाना चाहता था, जिसकी मदद से वो अपनी माँ को ठीक कर पाए। और जैसा कि डीमन कैसल में चारों तरफ आग ही आग होती है, तो उस आग से बचने के लिए जिन्हू को एक आर्टिफैक्ट चाहिए था। जिन्हू उस बंदे से कहता है, क्या आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो कि आग से बचा सके? वो बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, फायर रेसिडेंट? जिन्हू कहता है, मैंने इसे ऑनलाइन बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो क्या ऐसी चीजें आसानी से नहीं मिलती? वो बंदा कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि फायर मैजिक बहुत ही कॉमन है, तो आपको ऐसे आइटम कहीं भी मिल जाएंगे। और तो और कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती, जिसकी वजह से हम उन्हें ऑनलाइन सेल नहीं करते। और वो बंदा जिन्हों को एक आर्टिफैक्ट के रूम में ले जाता है, जिन्हों वहाँ पे रखे सारे आर्टिफैक्ट को देख रहा होता है। वो बंदा कहता है, सर क्या आपको कुछ पसंद आया? जिन्हू कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इतने महंगे आर्टिफैक्ट हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए बस एक कांच? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये मिरर ए रैंक के हंटर के माना से बनाए गए हैं। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप इन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इस कांच को तोड़ पाए तो यहाँ पर रखी कोई भी चीज आपको मैं फ्री में देने को राजी हूँ। जिन्हू उस मिरर के अंदर से माना तो सेंस कर पा रहा था, लेकिन इसकी मजबूती को लेकर थोड़ा डाउट होता है। और जिन्हू अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। जिन्हू अपना दमदार पंच रेडी कर लेता है और ये देखकर उस बंदे की तो हालत ही खराब हो जाती है। जिन्हू उस मिरर को हिट करता उससे पहले ही वो बंदा जिन्हू को रोक लेता है और कहता है, सर 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 रुकिए, मैंने तो आपसे ऐसे ही कहा था, आप तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। और सर यहाँ का एक भी मिरर टूट गया तो हंटर गिल्ड वाले यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जिन्हू रुक जाता है। जिन्हू के इस कॉन्फिडेंस को देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये एक मेज टाइप का हंटर है, फिर भी ये कॉम्बैट अटैक करने की सोच कैसे सकता है? और उसके बाद जिन्हू कहता है, क्या आपके पास कोई ऐसा हथियार है जिसे मैं ट्राई कर पाऊँ? वो बंदा कहता है, क्यों नहीं सर। और वहाँ पर एक दूसरा बंदा आके जिन्हू को लेके जाने लगता है, लेकिन तभी उस दुकानदार की नजर उस कांच पे पड़ती है और वो देखता है कि उस मिरर में एक छोटा सा क्रैक आ गया है। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बंदा जिन्हू को देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, इसने तो बिना छुए ही इस कांच को ब्रेक कर दिया। अगर इसने पंच कर दिया होता तो यहाँ पर क्या होता? और दूसरा बंदा जिन्हू को एक ड्रैगर दिखाता है और कहता है, सर ये कैसा है? जिन्हू कहता है, इस ड्रैगर की कीमत क्या है? वो बंदा कहता है, ओनली ऑन 30 मिलियन।
जिन्हों उस ड्रैगर को लेकर अपने मन ही मन सोचता है इस ड्रैगर की पावर कास्का फैंग के ड्रैगर के सिमिलर है। उसके बाद जिन्हों अपना नाइट किलर ड्रैगर निकालता और उस बंदे को दे देता है। वो बंदा उस ड्रैगर को देखते हुए कहता है हो ना हो इस ड्रैगर को किसी काबिल क्राफ्टमैन ने बनाया होगा। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है ये तो मैंने स्टोर से खरीदा था। वो बंदा कहता है अगर मैं इसकी कीमत बताऊं तो इसकी कीमत 100 मिलियन वॉन होगी। और ये सुनते जिन्हों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिन्हों ने इस ड्रैगर को अपने स्टोर से ओनली ऑन 2.8 मिलियन गोल्ड में खरीदा था। और जिन्हों अपने मन ही मन यू जिन्हों के बारे में सोच रहा होता कि वो हर वक्त रेड के दौरान बहुत ही एक्सपेंसिव आर्मर और वेपन लेके आता था और उसकी तलवार जिसकी कीमत 3 मिलियन वॉन थी। हालांकि उस तलवार में कुछ ज्यादा नहीं था। जिन्हों अपने मन ही मन सोचता है अगर यू जिन्हों के आर्मर और वेपन इतने ज्यादा महंगे हो सकते हैं तो मुझे अपने आइटम शॉप से अपने आइटम्स को बेचने की जरूरत नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के बाइक यूनो को, जो कि बहुत गहरी सोच में होते हैं। बिग यूनो अभी भी जिन्हों के बारे में सोच रहे होते हैं क्या कोई ऐसा हंटर हो सकता है जो कि लेवल अप कर सके। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और जब मैं पिछली बार रेड गेट के इंसिडेंट में जिन्हों से मिला था तब वो मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। शायद मेरे हिसाब से ये एक बेवकूफी होगी, क्योंकि हम उसे अपने गिल्ड का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर वो चाहे तो खुद का गिल्ड भी बना सकता है, और अगर वो सच में लेवल अप कर सकता है तो उसका गिल्ड हमेशा टॉप पे रहेगा। और अपने से ताकतवर किसी को अपने गिल्ड में रिक्रूट करना ये मेरा और चोईजाओं का सबसे गलत डिसीजन था। और हमें जिन्हों का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स जिन्हों का इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर आहान और उनकी असिस्टेंट भी साथ में आए होते हैं। वो कहते हैं मास्टर बिग ने तो हार मान ली है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और हम मिस्टर संग जिन्हों को रिक्रूट करके ही रहेंगे। वो दोनों असिस्टेंट कहते हैं हाँ सर हम करके रहेंगे। तभी मिस्टर आहान के साथ जो लड़की होती है वो कहती है लेकिन सर उनके घर के सामने तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, तो क्या मिस्टर संग जिन्हों हमसे मिलना भी चाहेंगे। मिस्टर आहान पूरे जोश के साथ कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे, लेकिन हम मिस्टर संग जिन्हों से मिल के रहेंगे। और जिन्हा अपने अपार्टमेंट की खिड़की से सभी रिपोर्टर्स को देख रही होती है और सभी रिपोर्टर उसको देखकर उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। मिस्टर आहान उनका सिक्योरिटी कहता है सर वो देखिए। जिन्हा तुरंत ही खिड़की से हट जाती है। जिन्हा की तो होश ही उड़े होते हैं। तभी जिन्हों आता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं उन सबको अभी के अभी यहाँ से भगा दूं। जिन्हा कहती है जब से तुम एस रैंक के हंटर बने हो तुमने रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया में कुछ नहीं बताया है, वो इस वजह से वो सब तुम पर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। तभी जिन्हों के घर के दरवाजे पर कोई ठक ठक करने लगता है। जिन्हा बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ये यहाँ पर भी आ गए, चलो छुप जाओ। जिन्हों कहता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। जिन्हा तुम यहीं पर रुको, मैं इनको जाकर समझा के आता हूँ। और जिन्हा जाकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है। जिन्हा जिन्हों को रोक रही होते हैं, लेकिन जिन्हों जाकर दरवाजा खोलता है और कुछ कहता उससे पहले ही सामने होता है यू जिन्हों, जो कि रो रहा होता है और कहता है सर मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। यू जिन्हों को रोते हुए देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है अरे यार तुम्हारे पास तो खुद का घर था ना। यू जिन्हों कहता है हाँ सर मेरे पास था, लेकिन वो भी मेरे पापा का ही था। जिन्हों कहता है ओहो तो ऐसी बात है। यू जिन्हों कहता है सर अगर आप बुरा न माने तो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। और यू जिन्हों के मुंह पर जिन्हों दरवाजे को बंद कर देता है। तभी जिन्हों आ जाती है और कहती है जिन्हों दरवाजे पर आखिरकार कौन था। जिन्हों कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता, कोई होगा। ये जिन्हों यहाँ पर बहुत रो रहा होता है और कहता है सर प्लीज सर। इस सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यू जिन्हों के पापा को। यू जिन्हों की माँ कहती है आपको नहीं लगता कि आप उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं। यू जिन्हों के डैड कहते हैं अगर वो खुद के दम पर कुछ करना चाहता तो मैं उसे खुशी खुशी करने देता, लेकिन उसने किसी और के पीछे ये फैसला लिया है। तभी जिन्हों के डैड की आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। जिन्हों की मॉम कहती है क्या हुआ आप ठीक तो हैं हनी। और हनी घुटनों के बल आ जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जिन्हों को। जिन्हों डीमन कैसल में जाने से पहले जिन्हा से बात करने के लिए आया होता है और वो देखता है कि जिन्हा तो घोड़े बेचकर सो रही होती है। और जिन्हों के डीमन कैसल में जाने के बाद जिन्हा को कोई तंग न करे उसके लिए जिन्हों ऑर्क मॉन्स्टर के तीनों गार्ड को समन करता है।
हालांकि वो एक गार्ड इतना पावरफुल होता है कि वो एक ए रैंक के हंटर को आसानी से हरा पाए। तभी जिनो देखता है कि 3। जिनो कहता है अरे यार तुम लोग 3 क्यों हो, तुम लोग तो 4 थे ना। तभी एक और मॉन्स्टर कहता है सर याद करिए जरा। और जिनो को याद आता है कि उसने उसको धोबी पछाड़ करने के बाद उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया होता है। जिनो कहता है कि तुम दोनों जाओ और तुम यहीं पर रुको। तो तुम सुनो, तुम जिना की हर वक्त रखवाली करोगे और उसके साथ रहोगे। और मॉन्स्टर कहता है यस माय लॉर्ड। जिनू वहाँ से जाने से पहले अपने अपार्टमेंट के चारों तरफ कुछ शैडो सोल्जर को रखवाली के लिए बुला लेता है। जिनो टंकी के ऊपर बैठकर कहता है तुम लोग ग्रुप में डिवाइड होकर चारों तरफ निगरानी करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि तुम सबको कोई देख न पाए। चलो यहाँ से भागो, अब जाकर अपना काम करो। सभी शैडो सोल्जर वहाँ से निकल जाते हैं और सुबह होते ही जिनो वहाँ से डीमन कैसल के लिए निकल जाता है। और जिनो के साथ यूजिनो होता है। जिनो कहता है तो कल रात तुमने कहाँ पर बिताई है यूजिनो? यूजिनो कहता है हाँ सर, आजकल वैसे भी होटल्स में बहुत अच्छी सुविधा मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जिनो अपने मन ही मन कहता है अरे यार मैंने नहीं सोचा था कि ये हाँ कर देगा, अब तो मैं इसे गिल्ड मास्टर की पोस्ट के लिए ना भी नहीं कर सकता। और तभी जिनो कहता है सर आपको तब वर्ल्ड टावर में आखिरकार क्या काम है? जिनो यूजिनो को कोई जवाब नहीं देता और जिनो सीधा डंजन के लिए चला जाता है। डीमन कैसल में एंटर करते ही जिनो को पता चल जाता है कि आगे का रास्ता अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसीलिए वो अपने साथ कुछ इक्विपमेंट को लाया होता है, जिसमें से पहला था एक विंड ड्रॉप और एक नेमलेस रिंग जिसे वाटर मैजिक से बनाया गया था। और ये सब पहनकर जिनो यहाँ पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और जिनो को एक कदम बढ़ाते ही एक किस्ट आ जाता है। जिनो को उस किस्ट में टॉप फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर बैरांड की सोल कलेक्ट करनी होती है और किस्ट में होते हैं जिनो के रिवार्ड, रूल स्टोन, 30+ बोनस पॉइंट और एक हिडन रिवार्ड भी था। रून स्टोन की वजह से जिनो को एक कमाल की स्किल मिलने वाली थी और ये सोच कर ही जिनो के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, लालची कहीं का। हालांकि जिनो के पास अभी के टाइम पर 3 स्पेसिफिक स्किल थी। पहली होती है शैडो एक्सट्रैक्शन, दूसरी शैडो प्रिजर्वेशन और तीसरी मूनार्च डोमेन। हालांकि जिनो ने पहले ही 75 फ्लोर्स को क्लियर कर लिया होता है, इसीलिए जिनो सीधा 76 फ्लोर पे चला जाता है। जिनो देखता है कि उस फ्लोर में बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और इसके बाद जिनो अपना जलवा दिखाता है और चारों तरफ भयंकर तबाही मचा के रख देता है। और उसके बाद जिनो टस्क को बुलाता है और टस्क को वो गोला दे देता है और टस्क उस गोले की वजह से अपने फायर स्पेल को 2 गुना चार्ज कर लेता है और उसके बाद टस्क उस फ्लोर में तबाही मचाने शुरू कर देता है। देखते ही देखते चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। जिनो को एक के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जिसमें से जिनो ने एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया होता है और जिनो को 2200 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल गए थे। और ये सब देखकर जिनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनो अपने मन ही मन कहता है ये सब उस गोले का कमाल है, लेकिन उसके साथ साथ टस्क मेरा शैडो सोल्जर बनने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो फिलहाल के लिए वो गोला टस्क के पास ही रहे तो अच्छा है। और जिनो उसके बाद अपना स्टेटस देखता है, जिसमें से जिनो का लेवल 81 हो चुका था। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूजिनो के डैड को, जो कि पिछले 2 दिन से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। तभी जिनो के डैड के पास डॉक्टर आते हैं और कहते हैं सर आप 2 दिन से बेहोश पड़े थे। यूजिनो के डैड डॉक्टर से कहते हैं हाँ चलो ये तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके सिवा कोई और प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर कहता है हाँ तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप रिसेंट में किसी ताकतवर हंटर के कांटेक्ट में आए थे क्या? वो कहते हैं आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर कहता है इटर्नल स्लंबर की बीमारी के बारे में सुना है? और ये सुनते ही जिनो के डैड को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि इटर्नल स्लंबर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट हमेशा कोमा में रहता है और ये बीमारी बस तभी होती है जब कोई ताकतवर हंटर के पास कोई पेशेंट बहुत समय से रहा हो। और डॉक्टर कहते हैं हाँ हमें इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। जिनो के डैड कहते हैं आखिरकार इस सब का मतलब एक हंटर से क्यों है? डॉक्टर कहते हैं ये बीमारी है, ये सिर्फ किसी ताकतवर हंटर के कांटेक्ट में होने से होती है, क्योंकि इस दुनिया के सभी लोग उस माना को सहन कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस माना को सहन नहीं कर पाते। जिनो के डैड कहते हैं तो क्या ये मुझे भी हो चुकी है? और वो डॉक्टर कहता है यस सर। डॉक्टर कहते हैं एक बात बताइए, क्या आपके परिवार में कोई हंटर है? यूजिनो के डैड को जिनो की बातें याद आती हैं। यूजिनो के डैड बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई हल नहीं। जिनो के डैड
डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जापान के ओशन में एक चींटी जैसा इंसान, हालांकि इस इंसान के पर भी होते हैं। तभी हमें जेजू आइसलैंड के बगल वाले टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो हंटर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर पेट्रोलिंग कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है आपका शुक्रिया। और जिस हंटर ने आर्मर पहना होता है वो होता है डी रैंक का एक फाइटर हंटर, और जो दूसरा हंटर होता है वो होता है ई रैंक का हंटर, क्योंकि पेट्रोलिंग करने का आज उसका पहला दिन है। और वो डी रैंक का हंटर उस ई रैंक के हंटर को सब समझा रहा होता है कि हमें रोज यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी होगी और यहाँ के लोगों के साथ हमें अच्छे से रहना होगा। उन दोनों का यहाँ पर यही काम होता है कि अगर कोई डंजन ओपन होता है तो वो जल्दी से जल्दी किसी को इन्फॉर्म करे, क्योंकि अगर वो डंजन ब्रेक हुआ तो वो आइसलैंड पल भर में तबाह हो जाएगा। हालांकि उन दोनों के पास माना मीटर था, क्योंकि 3 दिन के अंदर रीइंफोर्समेंट टीम आने वाली थी, तो उन्हें 3 दिन से पहले ही डंजन के गेट के एंट्रेंस को ढूंढना ही था। और वो दोनों अपनी पेट्रोलिंग कर ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ सामने दिखता है। उन दोनों को ही नहीं समझ आता कि आखिरकार वो है क्या, और हम देखते हैं कि ये तो कोई इंसान नहीं, एक चींटी मॉन्स्टर था। और उसके बाद हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा के रखी थी और जिन्हों की इंटेलिजेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी। और यहाँ पर जिन्हों 820 शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता था और 155 शैडो को प्रिजर्व कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों डीमन कैसल में एक भी डीमन की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद जिन्हों अपनी टीम को बुलाता है और उन्हें 6 भागों में डिवाइड कर देता है। पहली टीम होती है टस्क, दूसरी होती है एग्रेस, तीसरी होती है आयरन, तीसरी टीम में तो कुछ अलग ही बवाल है, चौथी टीम होती है टैंक की, 5वीं और 6वीं टीम होती है हाई ऑर्ब की। जिन्हों सभी को बताता है तुम्हारा पहला काम है जो भी दुश्मन सामने आए उसे निस्तानाबूद कर दो, और दूसरा काम है नेक्स्ट फ्लोर का परमिट ढूंढना। तो चलो अब जाकर अपने काम में लग जाओ। और जिन्हों का यहाँ पर बस एक ही टारगेट था कि वो जल्दी से जल्दी टॉप फ्लोर पर पहुंच जाए। और जिन्हों को थोड़ी देर बाद ही नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिन्हों को 800-900 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। और ये देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जिन्हों के लिए ये काम अब बहुत ज्यादा आसान हो चुका था, क्योंकि जब तक जिन्हों का माना नहीं खत्म होगा उन शैडो का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्हों माना पोषण को परचेज करता है और उसे पूरा पूरा घटक जाता है, क्योंकि हाई फ्लोर में जाने से पहले मेज शैडो को कुछ बहुत दिक्कत आ सकती है। और ऐसे करते करते जिन्हों को 1-2 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टैंक का लेवल अब 24 हो चुका है। और अब तो टैंक को एक नई रैंक भी मिली थी जो कि होती इलाइट, और ऐसा टैंक के साथ ही नहीं बाकी सबके साथ हुआ होता है। और जिन्हों अपने मन ही मन सोचता है इन सबको अलग करके काम कराना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। और जिन्होंने अभी तक 80 फ्लोर को क्लियर कर दिया होता है और 20 फ्लोर बाकी होते हैं, क्योंकि जिन्हों को अभी 81 फ्लोर का परमिट नहीं मिला होता है। जिन्हों अपने मन ही मन सोचता है लगता है यहाँ पर कुछ और भी ज्यादा ताकतवर डीमंस हैं। तभी जिन्हों की एमपी बहुत तेजी से घटने लगती है, मतलब कि जिन्हों के शैडो सोल्जर के साथ कुछ हो रहा है। जिन्हों देखता है कि आयरन की टीम पर किसी ने हमला कर दिया है। हाँ, भड़कीली टीम के साथ तो यही होगा ही। और जिन्हों अपने सभी शैडो सोल्जर को वापस बुलाने के लिए मजबूर हो चुका था, और जिन्हों अपना नेक्स्ट प्लान बनाने लगता है, क्योंकि टीम एग्रिस और टीम बी के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। जिन्हों मन ही मन सोच रहा होता है कि लगता है टीम बी और एग्रिस से भी ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई है, लेकिन जिन्हों को यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है, क्योंकि एग्रिस के पास ही टस्क की टीम होती है, तो आखिरकार क्यों उन्होंने टस्क की टीम पर हमला नहीं किया। हालांकि जिन्हों को अब समझ आ चुका था कि उनका दुश्मन कौन है, तो जिन्हों आयरन की टीम के ऊपर पीछे से नजर रख रहा होता है। तभी जिन्हों देखता है कि टैंक की टीम के सामने अब कुछ डीमन नोबल नाइट आ चुके हैं, और वो डीमन नाइट जैसे ही शैडो सोल्जर को देखता है वो अपना भाला लेकर टैंक के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में टैंक को चिथिर बिथिर कर देता है। जिन्हों उस नाइट की पावर देखकर समझ जाता है कि आखिरकार मेरे शैडो सोल्जर इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रहे थे। जिन्हों कहता है तो चलो मैदान में उतरा जाए, और जिन्हों नाइट के सामने आ जाता है। नाइट जैसे जिन्हों को देखता है जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों उस नाइट के भाले से बचने के लिए थोड़ा झुकता है और एक लात उसके जबड़े पे रख देता है, और जिन्हों के एक ही किक में निस्तो नाबूद हो जाता है। और जिन्हों को उस नाइट के मारने के 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं।
और उसके बाद जिन्नू अपनी स्पीड का यूज करता है और सभी डेमन नाइट को काट के रख देता है। और लास्ट में एक ही नाइट बचता है जो कि होता है नोबल नाइट। और वो नोबल नाइट जिन्नू की पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जिन्नू उस नोबल नाइट के सामने आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मॉन्स्टर मुझे देख कर डरेंगे या नहीं डरेंगे, लेकिन आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए न्यू एपिसोड के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।